Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज दिवाली स्पेशल सेशन में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करें 11 नवंबर 2023, छोटी दिवाली है आज। आज के लिए मैं बहुत बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं दिवाली स्पेशल के लिए, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। आइए हम बात समझते हैं या बात करते हैं कि जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत देश में था तो उस समय किस तरीके से ब्रिटिश शासन ने हमारे भारत देश में शासन किया, ब्रिटिश ने किस तरीके से हमारे देश में शासन किया है और शासन करने के वो कौन से चरण थे, कौन से आयाम थे, हम उन पे चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे मित्रों। तो जो हम उन पे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया, कि भारत में कौन गवर्नर जनरल रहे हैं और कौन वायसराय रहे हैं। अगर मैं इसकी श्रेणी को या इसकी सीरीज़ को समझाऊं या बताऊं तो सबसे पहले इसका जो एक इंट्रो पार्ट है ज़रा सा उस पर प्रकाश देते हैं। आइए समझते हैं कैसे है वो। अगर हम बात करते हैं इंट्रो में क्या लिखा है कि ब्रिटिश रूल ओवर द इंडिया स्टार्टेड द ट्रेडिंग यूनिट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव अ रॉयल चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन 31 December 1600 AD. Within a time period of a nearly 3 century, the British turned from the trading power one to one of the most powerful country in the world. हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 31 दिसंबर सन 1600 को भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आकर शरण लेती है। 31 दिसंबर सन 1600 का जो समय है उस समय राजा अकबर का समय है। अगर मुगल बादशाह के हम समय की बात करें तो 1556 से 1605 तक का समय अकबर का था। अकबर के पुत्र जहांगीर को विदेशी मेहमानों का बहुत शौक था। वो विदेशी मेहमानों को अपनी ज़मीन पर रखते थे और दो प्रकार के दरबार बने थे, एक दीवाने आम, एक दीवाने खास। दीवाने आम में कोहिनूर का सिंहासन रख के जनता जनार्दन की समस्याएं, उनकी फरियाद सुनी जाती थी, उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाता था। और दीवाने खास में विदेशी मेहमानों को बुलाकर उनसे कुछ गुफ्तगू करते थे और कुछ विदेशी फॉरेन डेलीगेट्स के ऊपर कुछ चर्चा की जाती थी। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं मित्रों, वो क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब आई थी, 31 दिसंबर सन 1600 को आई थी। अगर हम समझें कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे शासन किया तो शासन करने का क्या रूल था, क्या सिस्टम था, जरा एक बार उसको ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा आप सभी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश आई, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आई, उसका जो पहला रॉयल चार्टर सिग्नेचर हुआ था वो 31 दिसंबर सन 1600 को सिग्नेचर हुआ या सन 1600 को साइन हुआ। ये अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय क्या उद्देश्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती क्या थी, क्या करना क्या चाहती थी। अगर हम कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दो प्रकार की रणनीति, दो तरह की व्यवस्थाएं बनाई। एक उन्होंने बनाया कंपनी लॉ या कंपनी नियम, और एक दूसरा उन्होंने बनाया था क्राउन लॉ या क्राउन नियम। लेकिन अब था क्या कि जो कंपनी थी, कंपनी के अंतर्गत ही उनके अलग अलग गवर्नर जो हैं वो नियुक्त होते थे, गवर्नर को नियुक्त करती थी। अच्छा, जब एक तो ये तरीका आपका हो गया जो आपको समझ में आ रहा है कि वो कैसे शासन करते थे, और दूसरे अगर हम पद्धति पे बात करें तो दूसरी हमारी पद्धति ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने या उसका जो उद्देश्य था उस समय, वो था इन्वेस्टमेंट। क्या था? इन्वेस्टमेंट करना। और धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट करते करते उन्होंने हमें कॉलोनाइज्ड किया। हमें क्या किया? कॉलोनाइज्ड किया, कॉलोनी की। और जो कॉलोनाइज किया तो यही सिस्टम हो गया कॉलोनी का, या यही सिस्टम हो गया कॉलोनाइज्ड का। तो कॉलोनाइज के दौरान उन्होंने कंपनी बनाई और बाद में क्या किया? क्राउन का रूल उन्होंने एख्तियार किया या बख्तियार किया सुने। तो ये इस तरह का कुछ प्रमाण आपको दिख रहा है, इस तरह की आप समझ में आ रही हैं। आइए मित्रों देखें आगे, इसी बात को थोड़ा हिंदी में हम समझेंगे। हिंदी में क्या है कि भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में विकसित हुआ। भारत पर जो ब्रिटिश शासन था वो पहले कैसे आए? वो पहले एक व्यापारिक दृष्टिकोण में आए, व्यापार के तौर पे वो भारत में शासन करने के लिए आए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी कब आई? 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के रॉयल चार्टर से प्राप्त हुआ। तो 31 दिसंबर सन 1600 से लेके लगभग 3 शताब्दी तक उन्होंने भारत पर एक क्या किया? शासन किया, जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ब्रिटिश पावर बन के
ऊपर उठी या ऊपर उठ के वो बाहर आई। आइए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से उनके शासन का प्रमाण था, किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे शासन किया है, और शासन करने के दौरान कौन कौन से गवर्नर जनरल, कौन कौन से वायसराय रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में समझाना या बताना चाहूँगा मित्रों। शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ आप थोड़ा समझ लेंगे। थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ आपके लिए और थोड़ा इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कैसे? अगर हम बात करें कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत आया, जब ब्रिटिश भारत आए या ब्रिटिश कंपनी भारत आई, तो ब्रिटिश कंपनी भारत आने के पहले सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक गवर्नर नियुक्त किया था। एक गवर्नर नियुक्त किया, जो गवर्नर बना उसी का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? क्लाइव। एक बात। दूसरी बात, अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव का जो सब समय रहा है वो ये कहते हैं 1757 प्लासी के युद्ध के समय, 1764 बक्सर युद्ध के समय, लगभग इन समय में वो था। ठीक है। इसके बाद में 1773 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई या रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान हम क्या देखते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने GGB नियुक्त किया, माने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्त हो गई। अच्छा, अब 1773 से लेके और लगभग 1828 तक का अगर हम समय देखें, 1828 तक का समय तो गवर्नर जनरल का ही था, और 1828 से 1833 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। अभी ये बंगाल का गवर्नर था। ये कौन था? ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। और बंगाल के गवर्नर के बाद अब ये भारत का गवर्नर हो गया। ये कौन हो गया? ये भारत का गवर्नर हो गया। ऐसे। अच्छा, फिर इसके बाद में हम देखेंगे 1858 में भारत सरकार शासन अधिनियम के दौरान में भारत के गवर्नर जनरल की पदवी को बदलकर यहाँ वायसराय जैसे पद को प्रारंभ कर दिए गए, और 1947 तक ये वायसराय वाले पद बने रहे। अंतिम वायसराय 1948 के समय लॉर्ड माउंटबेटन साहब, और भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये जो मैंने आपको व्यवस्था बताई, इसी व्यवस्था को आज हम पूरा डिटेल में एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे। तो इसी व्यवस्था के क्रम को मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको सेशन जो है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगेगा, और सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का एक स्टेप भी रखेंगे, और आप वो सभी स्टेप आप क्या करेंगे, देख पाएंगे, और आपको मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगेगा वो। तो आइए हम देखें, आइए हम उसको समझें। क्या है ये? वो है कि दिवाली, देखिए क्या है, माफ़ कीजिएगा, दिवाली स्पेशल पे ये है कि सिग्निफिकेंट ऑफ द इवेंट रिलेटेड द इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। हम क्या देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नर जनरल और जो वायसराय हैं उनका क्या कालक्रम है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन सारी इंपॉर्टेंस को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल, हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। उनका क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। जब वॉरेन हेस्टिंग भारत में बंगाल के गवर्नर बने, तो उनके दौरान क्या क्या चीज़ें हमारे भारत में की गई। ठीक है, मतलब उनके इवेंट पे कौन कौन से रिजीम्स में क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। उन्हीं के समय में क्या था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने वो एलिजा एम्पे साहब बने। लिम्बेस्टर, चैम्बर और हाइड उनके प्रमुख, उनके सहयोगी हुए। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट आया, और जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस एक्ट के तहत रेवेन्यू कलेक्शन में और ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए, इस व्यवस्था को बताया गया है। नंबर 3 पे आप देख पा रहे हैं मित्रों, नंबर 3 पे क्या है? द रोहिला वॉर आया। 1774 में रोहिला का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से शासनादेश अपना लागू किया और व्यवस्था को अपना देखा। अब देखें 4th नंबर पे द फर्स्ट मराठा वॉर 1775 एंड 82। सबसे पहला जो मराठा युद्ध हुआ वो 1775 से 82 में हुआ, और सबसे पहला जो मैसूर का युद्ध हुआ था, सेकंड मैसूर वॉर जो हुआ था, वो 1780 से 1784 के बीच में। तो ये प्रमुख चीज़ें हुई थी किसके समय में? ये प्रमुख चीज़ें हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय में। वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये प्रमुख बातें या प्रमुख चीज़ें हमें दिखती हैं। आइए मित्रों, एक बार इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में भी क्या है कि भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, वायसराय और उनसे संबंधित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। गवर्नर जनरल और वायसराय की जुड़ी हुई घटनाओं के उल्लेख हैं।
जिसमें हम लोग अभी बंगाल के गवर्नर को पढ़ रहे हैं। बंगाल का गवर्नर पहला था वॉरेन हेस्टिंग। ये कहाँ का गवर्नर है? ये बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बाएं हाथ पे क्रम बताया था कि 1773 से 1828 तक बंगाल का गवर्नर हम पढ़ेंगे, फिर भारत के गवर्नर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1858 से भारत के वायसराय को पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसको अभी मैंने आपको समझाया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो मैंने अभी आपको एलोबरेट किया, अभी मैंने आपको समझाया। फिर 1774 में रोहिल्ला का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना शासनादेश लागू कर दिया। 1775 से 82 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध हुआ है, और पहले मराठा युद्ध में आपने देखा किस तरीके से मराठा वंश के संस्थापक संभाजी भोसले, ठीक है, 1782 में देखें सालबाई की संधि हो गई थी, और 1780 से 84 के बीच में सेकंड जो है मैसूर का युद्ध हुआ था। तो ये प्रमुख बातें हैं वॉरेन हेस्टिंग के समय में। आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों, वो टॉपिक ये है कि हम बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर और वायसराय को पढ़ रहे हैं। इनसे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये आते हैं कि कोई घटना दे देंगे और पूछेंगे आपसे ये घटना कब की है, या किस वायसराय के शासनकाल की है, या किस गवर्नर जनरल के या किस बंगाली गवर्नर जनरल के समय में ये व्यवस्था हुई है, आपको वो बताना होगा। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। जो हमारे दूसरे बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय 1786 से लेकर 1793 का समय था। और अब यहाँ पे इस व्यवस्था को हम ध्यान से देखें या समझें। तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अभी हमारे सेकंड नंबर पे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सबसे पहले तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, कृपया करके आप इसको ध्यान से देखें और नोट भी कर लीजिएगा। तीसरा मैसूर युद्ध किस शासनकाल में हुआ, किस बंगाल के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये पूछा जाता है। इसी के समय में अगर हम देखें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, कॉर्नवालिस का कोड आया और परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल। तो ये जो स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो दोनों पूछे जाते हैं कई बार, ये वाला ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताएं कि ये एसएससी, अगर हम कहें कि ये हमारे एग्ज़ाम में, कंपटीशन के सभी एग्ज़ामों में ये लगभग जो है बेटा पूछा जाता है। ये कंपटीशन के हमारे सभी एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाता है। तो ये परमानेंट सेटल सिस्टम ऑफ बंगाल 1793 में हुआ। ये व्यवस्था भी कई दफ़े एग्जाम में पूछी गई है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 में थे, शासनकाल ये था, समयकाल ये था। इनके शासनकाल में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, कॉर्नवालिस का कोड आया और बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था 1793 में हुई। ये कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है। तो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में ये आता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इनका नाम है लॉर्ड वेलिजली। अब लॉर्ड वेलिजली जो हैं ये अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो 1798 से लेकर 1805 का जो समय है, ये समय जो किसका है, लॉर्ड वेलिजली का है। लॉर्ड वेलिजली ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस माने सहायक गठबंधन प्रणाली का परिचय दिया था, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इम्पोर्टेंट लग रहा है और ये इसे आप नोट कर लेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है 1798 में स्टार्ट हुआ था, ये व्यवस्था थी। और चौथा जो मैसूर का युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ। दूसरा जो मराठा युद्ध हुआ है वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ। और ये दोनों युद्ध या ये दोनों चीज़ें लॉर्ड वेलिजली के शासनकाल में हुई। तो कई बार आपसे वेलिजली के बारे में पूछते हैं, तो आप इसको भी बताने में सक्षम होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं या बता पा रहे होंगे। मित्रों, हम बात करते हैं अपने अगले की। अब जो हमारा अगला बिंदु है या अगला पॉइंट है वो 4th नंबर का पॉइंट है, और 4th नंबर पे हम लॉर्ड मिंटो को देख रहे हैं। किसको देख पा रहे हैं? 4th नंबर पे लॉर्ड मिंटो को देख रहे हैं। तो आइए देखेंगे कि लॉर्ड मिंटो साहब ने क्या किया था। लॉर्ड मिंटो के समय में सबसे पहले अमृतसर की संधि हुई थी। क्या हुआ था? लॉर्ड मिंटो के समय में सबसे पहले अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किसके साथ हुई थी? अमृतसर की संधि जो है राजा रणजीत सिंह के साथ हुई। अमृतसर की जो संधि हुई थी वो राजा रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी हुई थी। तो ये एग्जाम में 1-2 बार ये पूछा गया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अगला अगर हम कहें एंग्लो इंडियन वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, माफ करेंगे एंग्लो
नेपाल वॉर एंग्लो मतलब अंग्रेजों का नेपाल के व्यक्तियों से युद्ध हुआ 1814 से लेकर 1816 के बीच में। ट्रीटी ऑफ सिंगोली, सिंगोली की जो ट्रीटी हुई है, सगौली की जो ट्रीटी हुई है वो 1816 में हुई है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ है वो 1817 से 1819 के बीच में हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फिडेरेसी, ठीक है, हम ये कह दें कि मराठाओं का विघटन कैसे हुआ, ये व्यवस्था आप देखते हैं, ये व्यवस्था भी 1817 से 1818 और 1819 के बीच में हुई है। फिर देखें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था कई बार पूछी गई, जैसे रैयतवाली, महड़वाली, स्थायी बंदोबस्ती, ये जमीनों से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं का एक भाग है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में इसका चर्चा की गई है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप लगाएंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप लगाएंगे, रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी भविष्य में फिर से पुनः आपसे ये पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मित्रों आप इसे समझ पा रहे हैं, आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। एक बार हिंदी में भी आइए देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बीच रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई है। आंग्ल नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ है। सगौली संधि 1816 में हुई है। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ है और मराठा संघ का जो विघटन था वो भी 1817 से 1819 के बीच में हुआ है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में प्रारंभ हुई है। तो मित्रों लगभग मैंने आपको इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश दिया और आपको इसी बिंदु पर मैंने समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे बिंदु, आपको हमारे ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आइए हम देखें अगला व्यवस्था, अगली चीज़ें। अब हम बेटा क्या देख पा रहे हैं, अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे अगले व्यक्ति आए हैं उनका अगर क्रम देख लें तो उनका क्रम जो आपको मिलेगा 5 नंबर का क्रम मिलेगा। 5 नंबर के क्रम पे हम देख रहे हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट को देख रहे हैं। इनके समय में बर्मा का युद्ध हुआ था, इनके समय में फर्स्ट बर्मिस वॉर हुआ था और फर्स्ट बर्मिस वॉर कब हुआ था, 1824 से लेकर 1826 के बीच में हुआ। अब इनके बाद अगर हम कहें, अब देखिए आप जहाँ पहुँच चुके हैं, यही जो समय है आर्महेस्ट के बाद में, अब ये जीजीआई का पद आ गया हमारे यहाँ। किसका पद आ गया, जीजीआई का, माने भारत के गवर्नर जनरल। अब हम बात कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। तो अब भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनकी अब हम चर्चा करेंगे, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो भारत के जो अब गवर्नर जनरल हैं उनकी चर्चा यहाँ पे कर पा रहे हैं और आप उनको यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए क्या देख रहे हैं कि जो भारत के गवर्नर जनरल हुए, माने जीजीआई हुए, वो पहले व्यक्ति थे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, सती प्रथा की बंदिशें खत्म हुई, माने सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन का मतलब वो व्यवस्था समाप्त होना, एबोलिश होना, माने फिनिश्ड हो जाना। सती प्रथा होना क्या था, यदि किसी स्त्री का पति मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी जलती हुई चिता पर स्त्री को बैठा दिया जाए, वह स्त्री भी अपने पति के साथ सती हो जाए, अर्थात वो जल के समाप्त हो जाए। इसे सती प्रथा कहा जाता था। ये हमारे भारत की एक कुरीति थी। इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का उन्मूलन किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही ये व्यवस्था हुई थी। ये मित्रों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से चर्चा किया जाता है, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं, आप ये बात अच्छे से कर पाएंगे। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आप नोट करिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, अगला देखें। अगला हिंदी में वही बात लिखी है कि आर्महेस्ट 1823 से 1828 में रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब का समय 1828 से 1835 तक का समय रहा है। प्रथम वर्मिश युद्ध लॉर्ड आर्महेस्ट के समय हुआ, लेकिन पहला जो है बेंटिक का युद्ध वो सती प्रथा के उन्मूलन के समय हुआ 1829 में। तो ये बातें प्रमुख आपके सामने, आपके समक्ष जो मैंने रखी, आप इसको अध्ययन से समझ पाए होंगे, आप इसको अध्ययन से बता पा रहे होंगे। अब हम आगे बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड ऑकलैंड की।
ये हमारे 7वें नंबर पर आ गए हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, फिर हॉर्डिंग की बात करेंगे, ये हमारे 8वें नंबर के क्रम पे आ रहे हैं। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है ये, इनका समय काल 1836 से 1842 का है। इनके शासनकाल के दौरान पहला अफगान युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? इनके शासनकाल के दौरान पहला अफगान युद्ध हुआ। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला अफगान वॉर हुआ। अफगान वॉर कब हुआ था? 1838 से लेकर 1842 के बीच में हुआ। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? 1838 से लेकर 1842 के मध्य हुआ। अब हम बात करते हैं लॉर्ड होर्डिंग की। किसकी बात करते हैं? लॉर्ड होर्डिंग की। लॉर्ड होर्डिंग के का समय काल 1844 से 1848 तक का समय काल था। और लॉर्ड होर्डिंग के समय सबसे पहला आंग्ल सिख वॉर हुआ, माने अंग्रेज और सिखों के मध्य में आपस में वॉर हुआ या आपस में युद्ध हुआ। तो पहला कब हुआ? आंग्ल सिख वॉर हुआ था। एक बात। अगली बात करें, ट्रीटी ऑफ लाहौर, और लाहौर की संधि हुई थी। क्या हुआ था? लाहौर की संधि हुई थी। ठीक है, तो दो बातें प्रमुख हैं। ये जो बात है, अगर हम लाहौर की संधि और इन दोनों को कहें, यह दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में कई दफ़े पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है मित्रों आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। आप इन्हें नोट करके अपने जगह स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, और हो सकता है भविष्य में आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन आए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉर्ड होर्डिंग के समय क्या हुआ है? लॉर्ड होर्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई। तो आपने देखा कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ है और लाहौर की संधि हुई है। अब हम बात करते हैं अगला, और ये जो आप व्यक्ति आपके समक्ष दिख रहे हैं, ये जो आया है पार्ट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों मैं आपसे कहूँ कि लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी बिल्कुल प्रमुख, बिल्कुल मेन व्यक्ति हैं। तो डलहौजी के समय को आप ध्यान से सब लोग देखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं, लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में लॉर्ड डलहौजी से कई क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 था। लॉर्ड डलहौजी ही वो व्यक्ति थे जिनके दौरान सबसे पहली बार ट्रेन चली, सबसे पहली बार डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई, दूरसंचार की व्यवस्था प्रारंभ हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स राज्य हड़प की नीति आई, वुड डिस्पैच बिल, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार का प्रोग्राम किया गया। तो ऐसे बहुत ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं इनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई प्रमुखता से। देखें, सबसे पहले क्या है? सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध। अभी आपने देखा पीछे फर्स्ट आंग्ल युद्ध हुआ था। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, आंग्ल और सिख का वॉर 1848 से 1849 के बीच में हुआ है। पहला कब हुआ है? ये जो सेकंड वाला हुआ है, फर्स्ट तो खो गया था, पीछे आपने देखा था। ये सेकंड आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था 1848 से लेके 1849 के बीच में, ये आपने देखा। फिर आप क्या देख रहे हैं? द एनेक्सर ऑफ लोअर वर्मा। जो लोअर वर्मा था उसका एक एनेक्सर निकाला गया, उसमें एक व्यवस्था निकाली गई। दो सेकंड एनेक्सर, द एनेक्सर ऑफ अ लोअर वर्मा। लोअर वर्मा का एनेक्सर कब आया? 1852 में आया। अच्छा, फिर देखिए राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वुड डिस्पैच 1854 में आया। मतलब राज्य हड़प नीति का विषय ये कह दें, या वुड डिस्पैच 1854 में आया। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि लेइंग डाउन फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे टू थाने 1853। और 1853 में क्या हुआ था? मुंबई और थाने के मध्य में पहली बार रेल व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। और आपको बताएं मित्रों, ये जो पहली बार रेलवे व्यवस्था प्रारंभ हुई है, ये 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। और पहली ट्रेन मुंबई में, मतलब बॉम्बे से थाने के बीच में चली है। आज थाने पूरी तरीके से मुंबई का एक हिस्सा है, और इनके मध्य में जो डिस्टेंस थी वो 34 किलोमीटर। और पहली बार ये सफल ट्रेन का क्या हुआ? परीक्षण हुआ था हमारे भारत देश में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। फिर आगे देखें कि लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग मुंबई टू ठाणे इन 1953। 1853 में पहली बार रेलवे की लाइन को, रेलवे की पटरियों को भी जोड़ा गया। जब पटरी जोड़ी तभी दवाई ट्रेन चली होगी उसके ऊपर, स्वाभाविक है। अच्छा, एक और बात, कई बार जाने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
क्या होता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, माने हम जिसे कहते हैं लोक निर्माण विभाग। तो लोक निर्माण विभाग की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई थी वो भी इसी समय में हुई थी, वो भी इसी समय में हुई है। तो लोक निर्माण विभाग की व्यवस्था जो है, मतलब प्रदेश सरकार की या सरकार किस तरीके से लोक का मतलब सरकारी सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करेगी और उसकी सुरक्षा का दायित्व रखेगी, तो इसका भी हित लोक निर्माण विभाग में आता है। और यह व्यवस्था भी डलहौजी के समय से प्रारंभ हुई। जैसे आज आप देखते हैं हमारे यहाँ अच्छी रोडें हैं, अच्छी स्ट्रीट लाइट है, डिवाइडर है, जेब्रा क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें कि अच्छे अच्छे पार्क हैं, तो इन सब क्षेत्रों में जो विकास हुआ है वो पीडब्ल्यूडी करता है। कौन करता है? पीडब्ल्यूडी करता है। तो यह व्यवस्था भी कब प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय काल से प्रारंभ हुई थी। और मुझे उम्मीद है आपको मित्रों यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आइए अगला देखें। अब ये सभी बातें एक बार हिंदी में है, तो मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। आपकी सिद्धांत के लिए बताएं, लगभग इसमें जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लगभग हमारे सभी एग्जाम में आते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मित्रों ध्यान दें, लॉर्ड डलहौजी का समय काल 1848 से 1856 का था। इनके शासनकाल में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ। निचले वर्मा का विलय हुआ। चूक के सिद्धांत का परिचय, माने लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। वुड डिस्पैच 1854 में आया। 1853 में मुंबई और थाड़े के बीच में जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाई गई। 1853 मुंबई थाड़े को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी। यह बात 2 बार रिवाइज हो गई है, माफ़ करिएगा। पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई और यह विषय भी इनके समय में आया था। तो मुझे उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगला जो हमारा टॉपिक है अब वो लॉर्ड कैनिंग का समय है। तो बच्चों अब यहाँ से देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। दरअसल 1857 की क्रांति हुई, 1857 का रिवॉल्ट हुआ और इस रिवॉल्ट में मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी? मंगल पांडे ने बॉग और हॉक्सन को गोली मारी। बॉग और हॉक्सन को गोली मार दी। इन 2 व्यक्तियों को गोली मार दी। किसे गोली मार दी थी? बॉग और हॉक्सन को गोली मार दी। ये आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट। जब बॉग और हॉक्सन को गोली मार दी तो उस समय हुआ ये। अच्छा, गोली कब मारी थी? गोली मारी थी 29 मार्च को। अच्छा, गोली क्यों मारी? गोली इसलिए मारी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़बरदस्ती भारतीय युवा जो सैनिक में सेना में शामिल थे उनसे ज़बरदस्ती कारतूसों का प्रयोग करने के लिए उन्हें बाध्य करती थी। सभी व्यक्तियों को बाध्य किया था। ऐसे ही उन्होंने मंगल पांडे को भी बाध्य किया था। जब मंगल पांडे को बाध्य किया गया तो मंगल पांडे से ये बात रही नहीं गई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय रॉयल इनफील्ड बंदूकों का इस्तेमाल करती थी जिसमें चर्बयुक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। चर्बयुक्त कारतूसों के लिए गाय और सूअर की चर्बी से उनके कारतूसों को बनाया जाता था, जिसमें बुलेट के ऊपर एक सर्किल होता था, एक स्किन लगी होती थी जो कि चर्बी से बनी है। उसको दांतों से खींच के बुलेट को मतलब गोली में भरा के उसको फायर किया या शूट किया जाता था। तो ऐसे में मंगल पांडे ने वो काम ना करने को कहा। मंगल पांडे पे जबरदस्ती की गई उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया। मंगल पांडे ने कारतूस को खींचा, गोली भरी और भरने के बाद बॉग और हॉक्सन को गोली मार दी। बॉग और हॉक्सन को गोली मार दी। गोली मारी 29 मार्च 1858 में और फिर 8 अप्रैल 1858 को मंगल पांडे को कोलकाता के बैरकपुर छावनी में ले जाकर फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1857 में उन्हें कोलकाता के बैरकपुर छावनी में लटका दिया गया। इसके बाद पूरे भारत में 10 मई 1857 को पूरे भारत में एक क्रांति का बिगुल बज गया। सभी क्षेत्रीय नेता एक हो गए और जब सभी क्षेत्रीय नेता एक हो गए तो उन्होंने क्या किया? भारत से जो कंपनी का रूल था, वही जानना है आपको, कंपनी का जो रूल था वो समाप्त कर दिया। मीन्स अब हम ये कह दें कि यहाँ पे जो कंपनी का रूल था वो समाप्त हो गया। अच्छा, जो भी हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते थे वो कंपनी के तहत ही बनते थे। कंपनी की व्यवस्था यहाँ डिसॉल्व हो गई, फिनिश हो गई।
कंपनी की सारी पावर कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, क्राउन में ट्रांसफ़र हो गई। और जब क्राउन में ट्रांसफ़र हो गई तो क्राउन ने गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय की पदवी को बनाना प्रारंभ कर दिया। किसे बनाना प्रारंभ कर दिया, वायसराय को। और अब मैं कहूँ कि यहीं से लॉर्ड कैनिंग ही हमारे भारत के पहले वायसराय हो गए। ये कौन हो गए, हमारे फर्स्ट वायसराय। तो यहाँ से हमारे ये फर्स्ट वायसराय हो गए मित्रों। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वायसराय की चर्चा करूँगा। फर्स्ट वायसराय के बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्या बताऊँगा, सुनिए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, अभी जो भी मैंने घटना बताई थी मित्रों, ये 1857 का पूरा रिवॉल्ट ही था जो इस समय बना था, वो मैंने आपको बताया। फिर इस्टेब्लिश द 3 यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे 1857। 1857 में ही 3 विश्वविद्यालय बने। 3 विश्वविद्यालय माने यूजीसी से मान्यता प्राप्त, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त 3 विश्वविद्यालय बने। उसके बाद में एबॉलिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर टू कंट्रोल ऑफ द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी का जो पावर था, जो पावर था, वो क्राउन में ट्रांसफर हो गया। कहाँ चला गया, क्राउन में ट्रांसफर हो गया। एंड क्राउन मीन्स ताज का नियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में चलता था, और उसने क्या किया, यहाँ पे वायसराय नियुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी आया। तो आपने देखा कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये सारे काम हुए। तो लॉर्ड कैनिंग सोचिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, और मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। कैनिंग को अगर अच्छे से याद रखना है तो आपको कनिंग होना पड़ेगा, चालाक होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। एक बार इसको हम जरा हिंदी में समझ लें, देन आपको उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के समय था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हो गया और कंपनी का जो हस्तांतरण है वो क्राउन रूल में चला गया। 1861 में भारतीय परिषदीय अधिनियम व्यवस्था भी प्रारंभ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी प्रमुखता के आधार पर। आइए हम अगला पॉइंट देखें। हमारे अगले व्यक्ति जो है उनका नाम है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। 1864 से लेकर 1869 तक का जो शासनकाल था वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस का था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में भूटान का वॉर हुआ। किसका वॉर हुआ, पहले देखिए। उस समय भूटान का युद्ध हुआ था। इस्टेब्लिश ऑफ द हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित हुई। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। 1865 के दौरान ही जब ये कोर्ट बनी, उसी कोर्ट बनने के 3 साल के बाद 1868 में हमारे यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद में हुई। लेकिन उस समय सबसे पहले कोर्ट आगरा में बनाया गया था। आगरा से ट्रांसफ़र करके उसे इलाहाबाद, आज वर्तमान में प्रयागराज में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 हाई कोर्ट थे। कहाँ कहाँ, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। और हाई कोर्ट के ऊपर उस समय प्रीवी काउंसिल हुआ करता था जो ब्रिटेन में था। इसके बाद में लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनके समय में क्या हुआ, इनके समय में वही हिंदी में बता रहा हूँ कि भूटान का युद्ध हुआ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जैसे 3 प्रमुख हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। मित्रों आगे देखें हम लोग। अब आगे देखेंगे लॉर्ड लिटिन के बारे में। और आपको उम्मीद है कि लॉर्ड लिटिन एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में हम इनके बारे में आइए थोड़ा पढ़ें या जानें। लॉर्ड लिटिन का समय है 1876 से लेकर 1888 का। क्या समय काल है इनका, 1876 से लेकर 1888 का समय है इनका। एक पॉइंट। सबसे पहले इनके समय में क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इन्हीं के समय में आर्म्स एक्ट आया, हथियारों का भी जो है, शस्त्रों का भी अधिनियम आया। द सेकेंड अफगान वॉर, दूसरा अफगान का युद्ध भी हुआ। क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ अ केसरी हिंद एंड क्वीन एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने इसी समय केसरी हिंद की उपाधि भी धारण की, एज्यूम किया उन्होंने, टाइटल किया उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रमुखता से हुई
लॉर्ड लिटिन के समय में। मित्रों आइए एक बार हम लोग इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में जान लेते हैं। हिंदी में क्या देखते हैं कि लॉर्ड लिटिन के समय में वेर्नाकुलर प्रेस आया, शस्त्र अधिनियम आया, दूसरा अफगान युद्ध हुआ और महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। ये भी एग्जाम में 1 या 2 बार पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर केसरे हिंद, वैसे केसरे हिंद हमेशा बाल गंगाधर तिलक को केसरी हिंद कहते हैं, लेकिन अगर महारानी के रूप में केसरी हिंद पूछा जाएगा तो आप विक्टोरिया जी को बताइएगा। किसका नाम बताएंगे आप? महारानी के रूप में विक्टोरिया का नाम बताएंगे मित्रों। ठीक है, अब आपके समक्ष हमारा जो अगला बिंदु लॉर्ड डफरिन का है। देखिए मित्रों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं मैंने लगभग उन्हीं को काउंट किया है, उन्हीं को लिया है। ठीक है, बीच में रिपिन साहब भी थे जिनके समय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ सबसे पहले नगर निगम जैसी व्यवस्था मद्रास में आई थी। उनका समय भी 1880 से 1884 का समय था। अभी हमारे समक्ष जो है इस समय लॉर्ड डफरिन साहब हैं। लॉर्ड डफरिन का समय काल 1884 से 1888 का समय काल था। इनके समय में 3rd वर्मिस वॉर हुआ। इनके समय में तीसरा वर्मा का युद्ध हुआ। क्या हुआ था? 3rd वर्मिस वॉर माने तीसरा वर्मा का युद्ध हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई दफे एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर इन्हीं के समय में 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई है? आईएनसी माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई है इन्हीं के समय काल में। तो आईएनसी की स्थापना भी इनके समय में हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी मित्रों। कहाँ हुई थी? मुंबई में या बम्बई में हुई थी। फिर क्या देख पाते हैं? फिर हम ये देख पाते हैं कि लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था वो 1884 से 1888 था। इनके समय में तीसरा वर्मा युद्ध हुआ। हिंदी में वही बातें मैं बता रहा हूँ आपको। इनके समय में तीसरा वर्मा युद्ध हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था मित्रों। अब हमारे सामने या हमारे समक्ष अगले पर्सनालिटी हैं। ये भी एक काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। इनका नाम है लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का समय काल 1888 से 1894 का है। इनके शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम आया था, फैक्ट्री एक्ट आया था। 1 पॉइंट। नंबर 2, इन्हीं के समय काल में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, भारतीय परिषदीय अधिनियम आया। इसके बाद में सेटिंग ऑफ अ डूरंड कमीशन 1893। हम कहते हैं ना डूरंड लाइन बिटवीन पाक एंड अफगान, पाक अफगान भी डूरंड लाइन है, उसका भी अधिनियम, उसका भी आयोग इनके समय में आया था, लैंसडाउन के समय में। तो लैंसडाउन के समय में क्या क्या हुआ है? 1888 से 94 का इनका समय था। सबसे पहला काम हुआ कि फैक्ट्री अधिनियम, नंबर 2 भारतीय परिषदीय अधिनियम और नंबर 3 डूरंड लाइन। तो ये प्रमुखता के साथ में है जो मैं आपके समक्ष मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये प्रमुखता से इस समय में हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें मित्रों समझ में आई होंगी। अब हमारे समक्ष एक और फेमस पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम जानने जा रहे हैं या आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। अगली जो पर्सनालिटी हैं, अगले जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये भी। इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। अपॉइंटमेंट ऑफ अ पुलिस कमीशन, लॉर्ड कर्जन के समय में ही पुलिस आयोग आया था। सबसे मेन पॉइंट क्या क्या आया था? पुलिस आयोग आया था। अच्छा, जैसे लॉर्ड मैकाले के समय में पुलिस द्वारा प्रयोग की गई शासन की व्यवस्था, माने ये कह दें हम मैकाले के सिद्धांत के दौरान या मैकाले के शासन में भारतीय दंड संहिता, ये प्रावधान आया था। और जब हमारा भारत आज़ाद हो गया 1973 में सीआरपीसी का एक्ट आया कि आईपीसी कैसे वर्क करेगी, सीआरपीसी आया, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे कैसे फॉलोअप होगी, इसका सिस्टम आया। इन्हीं के दौरान अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन, इन्हीं के समय में विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया। इन्हीं के शासनकाल में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। इन्हीं के शासनकाल के दौरान बंगाल पार्टीशन भी हुआ,
और मित्रों आपको बताएं बंगाल पार्टीशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हमारे सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, हमारे सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। जहाँ जहाँ मैंने आज इम्पोर्टेंट लिखा है आप सभी उस सभी पॉइंट का स्क्रीनशॉट रखेंगे मित्रों, वो सब आपके लिए बहुत और बेहद इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में हो, चाहे वो हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में हो। ये दोनों के क्षेत्रों में, ये दोनों के पार्टों में पूछा जाता है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट पे चलें और चाहे पॉलिटी के डेवलपमेंट वाले पार्ट पे हम चलें, दोनों जगहों पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रोचक पॉइंट है। मित्रों आइए और थोड़ा समझें। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 का समय था। इनके समय में पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई, विश्वविद्यालय आयोग आया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आया और बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें बंगाल का जो विभाजन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो बंगाल के विभाजन पे आप बहुत गौर करेंगे, बिना इसके गौर की आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा। आइए हम अपने अगले पॉइंट पे ध्यान दें। हमारा जो अगला बिंदु है, हमारे जो अगले वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इनमें जाने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान सबसे पहले लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में ही कांग्रेस का एक सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। ये वही समय था जिसमें कांग्रेस के दो दल आपस में जो बट गए थे 1907 में सोरो समझौते में, वो एक हो गए थे। महात्मा गांधी ने, AC मजूमदार ने, राजकुमार शुक्ला ने और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कांग्रेस के बटे हुए दो दल मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को मर्ज कर दिया और कांग्रेस की ताकत को डबल कर दिया था। इसके दौरान चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ठीक है। इसके दौरान मॉन्टेग्यू का अगस्त डिक्लेरेशन, एक अगस्त प्रस्ताव 1917 में आया था। इसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे मॉडले मिंटो, क्या ये कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मेशन भी कहा गया। इन्हीं के दौरान रॉलेक्ट एक्ट आया, जिसे काला कानून कहा गया, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिश से पारित हुई थी। इसके बाद जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें बहुत ढेर सारे निर्दोष बेबस लाचार भारतीयों पर डायर के सिपाहियों के द्वारा गोलियां बरसाई गईं और ये एक निर्मम हत्या थी हमारे देश में। इसके बाद लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, और इसी दौरान असहयोग और खिलाफत आंदोलन भी आया। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि चेम्सफोर्ड कितनी फेमस और कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। एक बार आइए इनको हिंदी में समझ लेते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। क्या क्या है? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू का अगस्त प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मित्रों इसमें जितने पॉइंट मैंने आपको बताए ये सभी हमारे पॉइंट क्या हैं, बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सभी हमारे पॉइंट बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है आपको हमारे ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा जो अगला बिंदु है उसका नाम है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो समयकाल है वो आप देख रहे हैं 1921 से लेकर 1926 का है। लॉर्ड रीडिंग के समय में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हुआ है चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922, जिसमें 22 + 1 23 व्यक्ति जिंदा जल के मारे गए। और चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक पुलिस स्टेशन था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। अगला आपने देखा कि विड्रॉ ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। इसी समय को अगर हम कहें कि 12 फरवरी को जब चौरी चौरा घटना हुई 4 मार्च को, तो 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया, विड्रॉ किया, मैंने इसको वापस लिया। इसके बाद 1922 में ही स्वराज पार्टी भी बनी थी 1922 और 23 में, जिसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया था। इसी दौरान 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन रॉबरी हुई, ठीक है, जिसके दौरान क्या हुआ, 17 भारतीयों ने, 17 व्यक्तियों ने, क्रांतिकारियों ने मिलकर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया था जो हथियारों से लैस थी, ठीक है। तो रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। रीडिंग के समय में चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन की वापसी, स्वराज पार्टी की स्थापना और काकोरी ट्रेन डकैती, ये प्रमुख बिंदु थे रीडिंग के समय के। आइए हम ध्यान देते हैं लॉर्ड इरविन का समय, और इरविन के समय में क्या क्या प्रमुख बिंदु, क्या क्या पॉइंट हुए थे। देखिए मित्रों,
इरविन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस है आपके लिए। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी पैक्ट, इन दोनों को तो आप बिल्कुल समझिए, घोर के पी जाइए, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या हुआ है? साइमन कमीशन था 1927 में, हॉरकुट बटलर इंडियन स्पेस स्टेट कमीशन 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, दीपावली डिक्लेरेशन 1929 में, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस पूना स्वराज सेलिब्रेशन 1929 में, डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस 1930 में, फर्स्ट ट्रांटल कॉन्फ्रेंस 1930 में, और गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 में। तो ये सभी आपके लिए क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये सभी जो है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ने के लिए आप अच्छे से स्पेक्ट्रम की बुक रखेंगे। अगर स्पेक्ट्रम रखते हैं तो आप बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बेहतरीन कर पाएंगे। आइए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। इरविन का समय काल 1926 से 1931 का था। इस समय साइमन कमीशन 1927, हाई कोर्ट या हर कोर्ट बटलर राज्य आयोग 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, दीपावली घोषणा 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो मित्रों लास्ट वाले जो हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट तो आपके सभी हैं। एक बार आप सभी को ध्यान से पढ़िएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है बहुत ही रोचक, बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही उचित लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथिगो की। किसकी बात कर रहे हैं? लॉर्ड लिनलिथिगो की। लॉर्ड लिनलिथिगो का जो समय है वो 1936 से 1944 का है। इनके समय में रजिस्ट्रेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया? आउटब्रेक किया था। आउटब्रेक किया था, किसको आउटब्रेक किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आउटब्रेक किया था। अगला हुआ त्रिपुरा क्राइसिस हुई थी। इसी समय त्रिपुरा में एक समस्या आई थी, एंड फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। इसी समय हम ये कह दें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। इसी के समय में लाहौर रिजोल्यूशन भी आया, और मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिमों ने एक अपने सेपरेट स्टेट की मांग की थी। यही वो समय है जब 1940 में अगस्त का प्रस्ताव भी आया था। यही वो समय है जब इंडियन नेशनल आर्मी भी बनी थी 1941 में। यही वो समय है जब स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट के लिए भारतीयों का सहयोग मांगा था। यही वो समय है जब अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी की भूमिका दिखाई दी, उषा मेहता की फेमस पर्सनालिटी की भूमिका इसमें दिखाई दी। ये प्रमुख बातें थी। आइए मित्रों एक बार हम इसको हिंदी में देख लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी में सेशन बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगेगा। लॉर्ड लिनलिथिगो 1936-1944 का समय काल है। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा हो गया। त्रिपुरा संकट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग करना था। अगस्त ऑफर आया 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय में प्रमुखता से लिया गया। तो लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में जो प्रमुख बातें हैं वो आपके समक्ष थी। मित्रों इसमें जितनी भी बातें हैं वो सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी को ध्यान से देखेंगे, स्पेशली क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन को जरूर नोटिस करिएगा। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और अगर आप इसे कहते हैं, इसे याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए अगला देखें, लॉर्ड माउंटबेटन, और ये आज के हमारे अंतिम व्यक्ति हैं, तो ध्यान दें। लॉर्ड माउंटबेटन का जो समय काल था ये 1947 से 1948 का था। लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के अंतिम वायसराय थे जो अंग्रेज वायसराय थे। भारतीय वायसराय की बात करेंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम मिलेगा। इनके समय में क्या क्या काम हुआ है? सबसे पहले जून में तीसरा प्लान आया था, थर्ड प्लान। रेड क्लिफ कमीशन आया। रेड क्लिफ का मतलब है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो रेड क्लिफ कमीशन इस समय में आया था जब लाइन बंटवारा हुई, और भारत 15 अगस्त 1947 में इसी समय स्वतंत्र हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में क्या क्या था? तीसरा जून का योजना,
रेडक्लिफ लाइन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपके लिए ये व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, और मुझे उम्मीद है मित्रों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं हमारे स्वतंत्र गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के समय में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। बिफोर ऑफिस वॉज परमानेंट एबॉलिश इन 1950। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के बीच में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पद 1950 में स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, या हम कह सकते हैं ये हमारे भारत के अंतिम वायसराय के पद पे आसीन थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मित्रों कई बार आपको इनका भी नाम पूछा जा सकता है, तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, आप इनका भी नाम अपने जहन में रखिएगा, आप इनका भी नाम याद रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छा कर पाएंगे। अब आपके समक्ष मेरे लिए या मेरे पास बहुत अच्छा क्विज है। अब मेरे लिए आपके क्वेश्चन का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है मित्रों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप सभी कमेंट में उसका आंसर देंगे। तो आइए देखें क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के दौरान गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था वो कब बनाया गया, या उसका कार्यालय कब बनाया गया। ऑप्शन है 1773 एडी में, 1757 एडी में, 1760 में, या 1765 में। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों आपके समक्ष है 1773। जो भी बच्चे हमारे 1773 के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान सबसे पहले गवर्नर जनरल के ऑफिस बने, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग साहब थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग साहब थे उस समय। ठीक है ऐसे, और ये GGB के पद पे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे थे ये मित्रों। ठीक है, अब आपके समक्ष अगला क्वेश्चन हमारा है। जो अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। ऑप्शन है रोजर ड्रैक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड जॉन शोर। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो क्या है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यस, अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कार्नवालिस साहब इनके बाद में आए थे, स्थायी बंदोबस्त वाले ही हैं। ठीक है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, हु अमंग द फॉलोइंग द पॉपुलर नोन एज द फादर ऑफ अ सिविल सर्विस इन इंडिया। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारत के सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। कर्टियर, हैरी वर्लेस्ट, कॉर्नवालिस, या वॉरेन हेस्टिंग। भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस है। क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है आपका, लॉर्ड कार्नवालिस। जो भी हमारे प्यारे बच्चे लॉर्ड कार्नवालिस को बताए हैं, लॉर्ड कार्नवालिस पे कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का क्या है, बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपका सही आंसर है सी। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के ने भारत में लोक कार्य विभाग या लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अभी मैंने आपको बताया था मित्रों, आपके लिए मैं एक हिंट दे रहा हूं, समय है 1848 से लेके 1856 का। अब इसमें कौन व्यक्ति हमारे यहाँ शासन किए थे। ठीक है, एलनबर्ग, ऑकलैंड, डलहौजी, या हॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डलहौजी। कौन, लॉर्ड डलहौजी, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट मित्रों। क्या है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड एलनबर्ग, सर चार्ल्स मेंटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड आर्महिस्ट।
तो दास प्रथा का उन्मूलन करने वाले जो व्यक्ति हैं लॉर्ड एलनबर्ग हैं। कौन है? लॉर्ड एलनबर्ग। इन्होंने क्या किया था? स्लेव सिस्टम को स्लेव एबॉलिश किया था। स्लेव एबॉलिस्ट किया था। किसने किया था? एलनबर्ग ने किया था। एलनबर्ग, ELLENBOROUGH, एलनबर्ग। ओके, तो मित्रों आज का सेशन मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आज का जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छा लगा। और इस दिवाली पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि मेरे सभी प्यारे मित्र दिवाली को अच्छे से मनाइएगा और दिवाली मनाते समय कृपया इतना ध्यान दीजिएगा कि पटाखों से दूर रहें। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, दिवाली दीपों का त्यौहार है, तो आप उस दिवाली को अपने दीपों से सजाएं और दीपों से मनाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.